नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द तीसरा भाग लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो किशोराणाम मनोविज्ञानम जो हमारा पाठ चल रहा है त्रयोदशः पाठः, उसका तीसरा भाग आज हम करने वाले हैं। और दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ चुके थे कि हमें महान लोगों की ऐसी महान गाथाओं का कभी कभी कर्तव्य पालन के आधार पर उनको पढ़ लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, मनोविज्ञान हमारे किशोरों पर आधारित है। 11 से 15 साल की आयु तक की जितने भी हमारे बालक एवं बालिकाएं हैं वो सब किशोर अवस्था में आती हैं। ठीक, किशोर अवस्था का मतलब यही होता है कि जीवन के आधारभूत अवस्था, जिसमें व्यक्ति सोचने और समझने की क्षमता को उत्पन्न करता है। यहीं से बच्चा आगे हमारी अपनी जीवन का एक सही और निश्चित एक मार्ग चुनता है। तो उसमें हम लोग पहुंच चुके थे कि जब तक व्यक्ति को, जब तक बच्चे को उसको अपने कर्तव्यों का पालन या अपनी आशा के कारण किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना हो, तब उसको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे पाठ में क्या हमारे बता रहे हैं, महान कवियों के और लेखकों के द्वारा यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है, इसमें तीसरे भाग में उन्होंने क्या बताया है, जरा ध्यान देंगे। देखिए, 5वें नंबर का पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है। 4 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, अब चौथे पैराग्राफ के बाद 5वां पैराग्राफ है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि नारीणाम जागरण काले अधुना किशोर्योपि स्व अभिलाषस्य सुउद्देश्यतां पूरयितुं क्षमा शांति चैनैक्यम अपि कार्यं संप्रति ता अभि अरलभ्यं दृश्यते तथापि संकल्पस्य दृढ़ता साधनानां स्वाभीष्ट दिशया च प्रवर्तमपि काम्यम स्यात् साधना भावे कुंठा पालनम नोचितम अन्यथा प्रतिभाया विनाशाया और सुलभस्यापि साधनस्य अनुपयोगम भवति। ठीक है, अब यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये केवल पाठ, जब जिस प्रकार से मैं एक पूरे पैराग्राफ को पहले पढ़ता हूं तो आपको भी अपनी पुस्तक में पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पुस्तक में पहले एक बार उसका वाचन कर लेने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इस पाठ में है क्या, इस पाठ में लिखा क्या है, इस पाठ का तात्पर्य क्या है। अगर जैसे मान के चलिए इसका 100% समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद, लेकिन 20%, 25%, 30% ये समझ में आता है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। जैसे नारीणाम दिया हुआ है तो यहाँ पर नारियों के बारे में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अन्यथा प्रतिभाया विनाशा, मतलब उसकी जो प्रतिभा है वो विनाश नष्ट हो जाती है। ठीक, उन्होंने कहा है सुलभस्यापि साधनम, उनके अनुकूल सुलभ साधन, ठीक, उनके उपयोग करना चाहिए। कुंठा पालनम ना उचितम, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको समझा देती हैं कि इस पाठ में क्या इसमें भाव निहित हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले यहां से देखेंगे कि नारीणाम जागरण काले। अब जागरण काल का मतलब होता है कि जो हमारा समय चल रहा है, नारियों का जैसे अभ्युदय कह सकते हैं, जागरण काल, जब नारियों का समय आता है, नारियों की बात कर रहे हैं। ठीक, नारियों का मतलब नारियां कहां से बनती हैं। अच्छा, नारियों की बात करें हम तो नारियां कहां से बनती हैं, नारियां हमारी किशोरियों से बनती हैं। छोटी सी बालिका होगी, बालिका से फिर वो बाल्य अवस्था, फिर इसके बाद हमारी आएगी वो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद तरुण अवस्था, तरुण अवस्था के बाद वह युवा अवस्था, युवा अवस्था, और युवा अवस्था को हम क्या है, नारियों में रख देते हैं, वही तो नारियां। तो इन्होंने ये कहा है नारीणाम जागरण काले अधुना। अधुना का मतलब इस समय, अधुना का मतलब आधुनिक काल, अधुना का मतलब जो वर्तमान का समय हम जी रहे हैं वही हमारा अधुना है। ठीक, अधुना का मतलब क्या है। अच्छा, आपने देखा है कि पहले मुगलों का शासनकाल आया, मुगलों का शासनकाल आया, मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों का शासनकाल आया, आया कि नहीं आया। तो जैसे मुगलों की बात करते हैं हम तो 1100-1200 तक हमारे मुगल रहे हैं। बहुत 1100-1200 में मुगल आए, फिर यहाँ 1500-1600 तक हमारी मुगल रहे। 1600 से अंग्रेज आ गए हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई ना, तो अंग्रेजों का आगमन हुआ। फिर इसके बाद जो हमारा समय 1800 से चालू होता है, 1800 लगभग 1800 के बाद जब हमारा समय होता है, ये आधुनिक काल के अंतर्गत रखा गया है। वैसे तो हमारे देश की आज़ादी अगर बात करें अंग्रेजों से तो 1947 में हम लोगों को मिली। इसमें हम लोग कोई संदेह नहीं कर सकते हैं, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक, तो 1947 में आज़ादी मिली, तो 1947 तक ही हम अंग्रेजों का काल मानेंगे।
लेकिन ऐसे हमारे जो पुराने प्राचीन काल के लेखक हैं, हमारे जो आधुनिक काल के लेखक हैं, उन्होंने ये कहा है कि सन 1800 से लेकर के आधुनिक काल की गणना की जाती है। तो अधुना का मतलब आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के जागरण काल में नारियों का अभ्युदय हुआ। नारियां किसी से कम नहीं है। नारियों ने जो काम पुरुष नहीं कर पा रहे हैं वो अब नारियां भी कर रही हैं। ठीक, तो ऐसा उन्होंने कहा है कि नारीणाम जागरण काले अधुना किशोरियोपि स्वाभिलाषस्य सोद्देश्यताम पूरितम क्षमा शांति। किशोरियोपि, किशोरियां कौन? 11 से 15 साल की जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए ये मनोविज्ञान पर काम कर रहा है पूरा। किशोरी नाम हमारा मनोविज्ञानम जो पाठ है। अब इसमें किशोरियों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियां हो, उनकी अवस्था की बात यहां की जा रही है, ना पर्सनल किसी एक व्यक्ति की, ना लड़कों की बात की जा रही है ना लड़कियों की। ध्यान रखिएगा, यहां पर इस अवस्था में जन्मे बालक बालिकाओं दोनों की बात की जा रही है। और यही एक ऐसी तूफानी अवस्था भी इसे हम कहते हैं, साइकोलॉजी तो इसे तूफानी अवस्था कहती है। क्यों? क्योंकि इस समय मन इतना विचलन होता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का। उनको दो मार्गों का चुनाव करना होता है। एक मार्ग उनका सही होता है और एक ऐसा मार्ग होता है जिस पर उनका जीवन हो सकता है कि नष्ट हो जाए। एक मार्ग सही का होता है, दो मार्गों में से एक मार्ग का चुनाव करना होता है। इस समय क्या होता है, लड़का का लड़की के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण तो समझ रहे होंगे, एक दूसरे को प्रेम चाहना, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा भाव होता है। लेकिन ये जैसे माता पिता की बात करते हैं, पेरेंट्स की, ठीक, गुरुजनों की बात करते हैं, शिक्षकों की, टीचरों की, तो ये कक्षा के मध्य में ये बताना शिक्षक उचित नहीं समझता है। क्योंकि लड़का और लड़कियां जब दो कक्षा में बैठे होते हैं और इस प्रकार का अगर कोई पाठ आ जाता है पढ़ाने के लिए, तो शिक्षक भी इसमें संकोच करता है। और हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके अंदर होता है कि चलो बच्चों के सामने ऐसी बात क्यों करें। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जो ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विद्यार्थी जीवन से ही बहुत सारी चीजों को सीखना जरूरी है। और यहां पर इस पाठ में भी यही बताया जा रहा है कि नारीणाम जागरण काले अधुना किशोरियोपि स्व अभिलाषस, अपनी अभिलाषा, स्व माने अपनी और अभिलाषस माने इच्छा, अपनी इच्छा कि अपनी इच्छा के उद्देश्यम सह, वह अपनी उद्देश्यताम पूर्ति, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करती है, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करती है, शक्ति के अनुसार काम करती है। न ऐकम अपि कार्यम संप्रति, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकती, न अभिरभ्यम दृश्यते, कर सकती है। तथापि जैसे भी संकल्प से दृढ़ता, अगर दृढ़ संकल्पता से कोई भी साधना नाम साधन है और स्व अभिटा सदस्य चा प्रवर्तनम अपि काम्याम स्यात्, जितने भी साधन हमारे पास हैं उन्हीं साधनों का उपयोग करके, साधन अभावे और साधनों का अभाव हो तो कुंठा अपालनम न उचितम, उस पर अनुचित उपयोग मत लगाएं कि हम ये कार्य नहीं कर पाए इस साधन के कारण। ठीक, अगर वह अपने कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहती हैं तो उनकी एक दृढ़ निश्चितता, अन्यथाम प्रतिभायाम विनाशति, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। सुलभस्यापि साधनस्य अनुपयोग, जो उसके अनुकूल सुलभ साधन हो उनका ही उनको अनुपयोग कर लेना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं कि गांव से भी प्रखर होकर के बहुत दूर और उच्च पदवी पर प्राप्त करती हैं, भारत में नाम रोशन करती हैं। तो क्या उनके पास सारे साधन थे? नहीं, जरूरी नहीं है कि सबके पास सभी साधन हो। तो उस साधन, जितने साधन हैं उन्हीं साधनों को वह अपना प्रारब्ध मान करके और उनसे पूरा उपयोग करती हैं और उसको जीवन में अपना क्या है, सार्थक रूप से कार्य करती हैं। ठीक, तो इस पैराग्राफ का मतलब हमारा यही है। अब इस पर देखते हैं कि इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी उन्होंने क्या क्या दी है, आप थोड़ा सा देखेंगे। और व्याकरणात्मक टिप्पणी का मतलब यही है कि आप एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे और एक एक शब्द में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखें, नारी नाम दिया हुआ है तो नारी नाम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है ये देखना है। सबसे पहले नारी नाम जैसे आप देखें तो आपने देखा है कि ये नारी लिखा हुआ है और ये नदी लिखा हुआ है। ठीक, अगर बात करें हम दोनों शब्दों की तो इसमें भी बड़ी ई लगी हुई है और इसमें भी बड़ी ई लगी हुई है।
दोनों के अंत में बड़ी ई है ना, और जब बड़ी ई लगी हुई है तो हम इसको कहेंगे ईकारांत। क्या कहेंगे इसको बेटा? ईकारांत। ईकारांत स्त्रीवाची शब्द कहेंगे, स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग हम इसको शब्द कहेंगे, और ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के समान इसके रूप चला देंगे। कैसे चलेंगे? नदी के समान। तो यहां पर जैसे नदी के बनते हैं हमारे रूप, नद्यः, ठीक, नद्यः, नदीभिः, नदीभिः, नदीभ्यः, 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 यहां आ जाएगा नदी नाम, नदी नाम। फिर आ जाएगा नदीषु, नदीषु। ये आगे केवल बहुवचन के रूप मैंने बतलाया है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नारी की बात करें हम, ठीक है, तो नारी के भी ऐसे ही हमारे रूप चल जाएंगे, ठीक। नार्यः, नार्यः, नार्यभिः, नारीभ्यः, नारीभ्यः, और नारीणाम। यहां आ जाएगा हमारा क्या? नारीणाम। क्या आएगा? नारीणाम। नारीणाम, नारीसु, यहां आ जाएगा नीचे नारीसु। तो षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा हमारा क्या? नारीणाम। किस में बनेगा हमारा? देखिएगा, षष्ठी बहुवचन में बनेगा नारीणाम। नारीणाम का मतलब ही यही है कि उन्होंने नारियों को, नारियों का, नारियों के। अब देखना, ध्यान रखना, अब मैंने ऐसा क्यों बोला है? को भी बोला, के भी बोला और की भी बोला। क्यों बोला है? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह जो होता है वह होता है हमारा का, के, की, का, के, की। अब जो सेंटेंस में फिट बैठेगा उसी को हम नारियों के, क्योंकि बहुवचन लगा है तो एक नारी की बात तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी नारियों की बात कर रहे हैं। तो नारियों का जागरण काल, इस समय जो नारियों के जागरण काल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर नारियों के या नारियों का, जो नारियों का जीवन काल चल रहा है, जागरण काल चल रहा है, जागरण काले, जागरण काले में यहां सप्तमी, यहां अधुना की बात नहीं कर रहा हूं, जागरण काले धुना, ठीक। अब आप केवल काले तक की बात कर रहा हूं, तो काले में जो आ गया है जागरण काले, ये हमारा कहां का रूप लगा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक। आप इसमें देखेंगे, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है काल, काल लिखा हुआ है। अभी जागरण की बात है, जागरण तो आप आगे जोड़ सकते हैं इसमें, जागरण, ठीक, ये जोड़ दिया आपने, ठीक। अब यहां पर आपको देखना है काल, और ये लिखा हुआ है आपका राम। दोनों शब्द में क्यों सरल शब्दों से जोड़ करके क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको राम के रूप आते हैं, आपको बालक के रूप आते हैं, आपको हरि के रूप आते हैं। पढ़े भी हैं आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, पढ़े होंगे 6 क्लास 7th 8th 9th में 8th में। तो ये वही हमारे रूप हैं, ठीक, मातृ के, पितृ के, तो ये वही रूप है। अब यहां बात करते हैं ला, ला में छोटा आ है और मां में छोटा आ है, ठीक, दिया हुआ है। अब यहां पर देखें तो ये हमारा आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, आकारांत, देखिए छोटा आ है ना, तो आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। काल की समय की बात करें तो जागरण काल, ये समयवाचक, समय सूचक शब्द है हमारा, तो ये भी हमारा आकारांत है। अब इसके रूप आप चलाएंगे तो राम के समान तृतीया विभक्ति से समान चलेंगे, तृतीया विभक्ति से। तृतीया विभक्ति में बनता है रामेण। क्या बनता है? रामेण। यहां बनेगा जागरण कालेन बनेगा। मैंने अभी जागरण नहीं लिखा बेटा, आप जागरण जोड़ते जाएंगे तो साथ में आगे के शब्द की कोई वो नहीं है, पीछे के शब्द से ही हमारे रूप चलते हैं, ठीक। अब यहां पर बात करूं मैं तो जागरण कालेन, फिर यहां आ जाएगा जागरण कालाय, कालाय, फिर आ जाएगा जागरण कालात, कालात, फिर आ जाएगा जागरण कालस्य, कालस्य, फिर आ जाएगा जागरण काले। क्या आ जाएगा? काले। और सप्तमी में आ जाएगा रामे। क्या आ जाएगा? रामे। रामे आ गया ना, तो यहां जागरण काले। तो मतलब यहां स्पष्ट हो गया है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप यहां लगा हुआ है, ठीक है। जागरण काले में क्या रूप लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और अधुना, अधुना जो समय लगा हुआ है देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जागरण काले
प्लस अधुना, ऐसे लिखना है। अब यहां पर एक संधि प्रयोग हो जाएगी। वो संधि कौन सी रहेगी? वो संधि रहेगी हमारी पूर्व रूप संधि। कौन सी रहेगी? पूर्व रूप संधि। ठीक, पूर्व रूप संधि रहेगी। एंगः पदांतादति, पदांताद, एंगः पदांतादति, ये सूत्र इसमें लग जाएगा। और ये सूत्र लगेगा तो ये सूत्र ये कहता है कि पहले पद में ए और ओ और उसके बाद आ आता है, तो आ का हम अवग्रह रूप बना देते हैं, खंडाकार आ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां देखो का ला में ए दिया हुआ है और अधुना का यहां आ है, तो ए के बाद आ गया ना, आ गया, तो ए के बाद आ गया, तो आ का क्या हो जाएगा? अवग्रह। देखिए जागरण काले और आ है तो आ आपका ऐसे आ जाएगा और धुना शब्द इसमें जुड़ जाएगा। जागरण काले धुना बन गया ना, पूरा शब्द यही बना कि नहीं? तो यहां संधि कौन सी है आपकी? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि है आपकी, ध्यान रखिएगा। अब पूर्व रूप संधि व्यंजन संधि का भेद है। अब यहां लिखा हुआ है किशोरियोपी। क्या लिखा? किशोरियोपी। किशोरी, किशोरी प्लस अपी। क्या लिखा है? किशोरियो प्लस अपी। देखो पहले ये लिखा है किशोरियोः प्लस अपि, किशोरियोः प्लस अपि। तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? किशोरियः, ऐसे नहीं, किशोरियः ऐसे बनेगा, किशोरियः प्लस अपि। अब यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ और आ का हो जाएगा अवग्रह, तो यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। ये विसर्ग के स्थान पर हो गया ओ, रा पहले से है और आ आएगा अवग्रह में और ये जुड़ गया किशोरियोपी। ठीक, तो यहाँ किशोरिया जो शब्द बना हुआ है हमारा, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है किशोरिया। ठीक, किशोरियाँ भी, किशोरियाँ भी स्व अभिलाषस्य, स्व प्लस अभिलाषस्य, अभिलाषस्य दिया हुआ है। अब यहाँ दीर्घ, स्व माने अपने और अभिलाषा माने इच्छाएं। ठीक, यहाँ आ जाएगा आ और यहाँ आ जाएगा आ, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया है बेटा? बड़ा आ बन जाएगा। जब बड़ा आ बन गया है तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि समान वर्ण जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा रूप हो गया। अब यहां देखेंगे स्व में आ की मात्रा लग जाएगी और विलासस्य, विलासस्य बन गया अभिलाषस्य। ठीक, स्वाभिलाषस्य, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के। ठीक, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का एक वचन है साधन उद्देश्यताम। देखें, सा प्लस उद्देश्यताम, उद्देश्यताम, उद्देश्यता, उद्देश्यताम। ठीक, तो यहां पर आ के बाद उ आ गया है, आ के बाद उ आया तो ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ओ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये सा में ओ, सो उद्देश्यताम बन जाएगा, सोद्देश्यताम। ठीक, तो यहां पर भी उद्देश्य की बात की जा रही है, वह अपने उद्देश्य पूर्यतुम माने करने के लिए, पूरे करने के लिए, पूर्यतुम, पूर्यतुम, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर क्या है? कौन सा प्रत्यय लगा है? पूर्यतुम में तुमुन प्रत्यय लगा है। क्षमाह, ठीक, क्षमाह में बहुवचनांत पद लगा हुआ है और ये भी बहुवचन पद लगा हुआ है। अस्ति स्तः सन्ति, क्या लगा है? अस्ति स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है, सन्ति। देखिए, ना प्लस एकम प्लस अपि, ना प्लस एकम प्लस अपि,
दिया हुआ है, तो यहां पर वृद्धि संधि होगी, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। आई की मात्राएं कितनी होंगी? 2। तो नई कम, माँ आ गया आधा, लेकिन आ मिल जाएगा तो माँ पूरा हो जाएगा, पी बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा। नैकम अपि लिखा हुआ है, तो यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि हो जाएगी। कार्यम, क्या दिया हुआ है? कार्यम। तो कार्यम संप्रति, संप्रति, ठीक। ता अभिरस्य, देखे ताभिरलभ्यम, ताभिरलभ्यम, ता भी, तो तृतीय विभक्ति, ठीक। अलभ्यम प्लस अलभ्यम, ऐसे बनेगा यहां पर अलभ्यम। देख, तो विसर्ग संधि हो गई यहां, ठीक। विसर्ग के स्थान पर करेंगे रा। क्या करेंगे? विसर्ग संधि में यहां रा हो जाएगा, अलभ्यम का आ मिल जाएगा और लभ्यम आपका शब्द लिख जाएगा। ताभिर्लभ्यम, क्या बन गया है? ताभिर्लभ्यम। बना है कि नहीं बना? अब यहां से बात करते हैं कि जो दृश्यते दिया हुआ है, ये दृश्यते दिया हुआ है, तो देखें दृश्य धातु, कौन सी धातु? दृश्य धातु है, और यहां पर आपका रूप चलेगा आत्मनेपद। किसका चलेगा? आत्मनेपद का। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते कर्मवाची की क्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा दृश्यते, दृश्यते, दृश्येते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यन्ते। इस प्रकार से ये आपका रूप बन जाएगा। तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कहलाएगा, दृश्यते। तथापि, तथा प्लस अपि दिया हुआ है। क्या है? तथा प्लस अपि, तो यहाँ दीर्घ संधि है, अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया है दीर्घ संधि, ठीक। दोबारा नहीं बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं इसमें, ठीक। फिर लिखा है संकल्पस्य, तो यहाँ षष्ठी व्यक्ति जैसे रामस्य, वैसे ही संकल्पस्य यहाँ षष्ठी व्यक्ति जैसे मैंने यहाँ बताया। फिर इसके बाद दृढ़ता एक वचन है। साधना नाम षष्ठी, जैसे नारी नाम वैसे ही साधना नाम, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वाअभीष्ट दिशया, तो वैसे तो पूरे शब्द की बात की जाए तो तृतीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। रमा रमाम रमया, दिशा दिशाम दिशया दिया हुआ है ना। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। अब दिशा के रूप चलाएंगे तो दिशा दिशाम दिशया दिशायै, दिशायाह दिशायाह दिशायाम हे दिशे। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहां पर जो तृतीय विभक्ति लगी हुई है दिशया, रमा रमाम रमया, दिशा दिशाम दिशया, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो गया दिशया। और स्व अभीष्ट, स्व माने स्वयं का, अभीष्ट माने अपनी इच्छाएं, ठीक। अपनी इच्छाओं को किस दिशा में उनको ले जाना है, किस दिशा का चुनाव करना है, किस दिशा में हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमें इसका चुनाव करना होता है। कब? किशोर अवस्था में, 11 से लेकर के 15 साल की अवस्था में हमें यह डिसीजन लेना पड़ता है कि हम, अच्छा आप लोग 11वीं 12वीं में जब जाते हैं तो अच्छा बताना, आप सब्जेक्ट का डिसीजन लेते हैं, मैं मैथ्स लूंगी या लूंगा, मैं साइंस लूंगी, साइंस लूंगा, ये बोलते हैं ना। या कोई कहता नहीं मैं तो आर्ट ले लूंगा, आर्ट से ही पढ़ूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते? यही तो आपके डिसीजन है कि आप किस मार्ग में जाना चाहते हैं, यहीं से डिसीजन आपका निश्चित किया जाता है। अब यहीं पर आपको अच्छे और बुरे की परख होती है। अब अगर जैसे आप मान के चलिए कि इसमें बहुत, इस उम्र में हमारा जीवन, जो हमारी आयु होती है, हमारे अंदर की भावनाएं होती है, ऐसी धधकती हैं, जिनकी आयु, धधकना का मतलब समझते हो, फड़फड़ाना, अर्थात हमारे अंदर की भावना ऐसे फड़फड़ाती है कि मैं क्या क्या कार्य कर लूं। इसमें अगर टीचर रोकेगा तो आपको लगेगा ये टीचर बेकार है, आपके माता पिता आपको रोकेंगे तो आपको लगेगा माता पिता बेकार है। क्यों रोक रहे हैं? सबके माता पिता तो छोड़ देते हैं, हमको क्यों छोड़ते हैं? रात में 8 बजे के पहले घर आ जाना, स्कूल में किसी से बात नहीं करना, लड़कों की संगत नहीं करना। लड़कों से बोलते हैं कि लड़कियों की संगत नहीं करना, लड़कियों से बोलते हैं कि लड़कों की संगत मत करना, क्योंकि ये अवस्था, माता पिता गुरुजन आपके उस स्थिति से गुजर चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आपको उस मार्ग पर नहीं जाना है जिसमें कंटक हो। कंटक का मतलब कांटे, अर्थात ऐसे मार्ग पर। देखिए ये सबकी बात है, क्योंकि जो हमारे अंदर आसक्ति होती है, हमारे अंदर आसक्ति का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है जिज्ञासा, चाहने की इच्छा। हम चाहते हैं अच्छा काम मिल जाए। अच्छा आप लोगों को बहुत सारी चीजें सोचते हो कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो वो क्या है? वो भी काम ही है। काम का मतलब केवल ये नहीं है प्यार मोहब्बत प्रेम,
ये नहीं है काम। काम कहते हैं, बोले कामदेव आ गए हैं तो बोले जब ये सारी चीजें होती हैं, प्रेम मोहब्बत और लव करना ना, ये कोई काम नहीं है। काम का मतलब होता है जिज्ञासा। जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वही काम है, वही काम है। अगर आप किसी चीज की जिज्ञासा रखते हैं, किसी चीज को पाने, अगर मान के चलिए आपने कह दिया है कि मैं बड़ा बन करके या बन करके डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, वो भी आपकी एक आसक्ति है, आपको बहुत उसकी जरूरत है और बहुत चाहते हैं आप उसको, उस पद की गरिमा को आप बहुत चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने की आपके अंदर एक जिज्ञासा जागती है, वही आपकी आसक्ति है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो यहां पर भी वही है, स्व अभीष्ट दिशया, तृतीय व्यक्ति, अपनी अपनी दिशा से, चा माने और, प्रवर्तनम अपि काम्यम, अपने काम, देखो काम्यम आ गया ना, अपना काम, अपनी आसक्ति, अपनी जिज्ञासा, स्यात् साधना अभावे, साधन प्लस अभावे, अपने साधन के अभाव में। साधन का अभाव क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे घर में तो गाड़ी नहीं है, सारे बच्चे गाड़ी से पापा आते हैं स्कूल और मुझे गाड़ी चाहिए। नहीं बेटा, जितनी हमारे पास आवश्यकता हमारे घर में है, उन्हीं साधनों से हमें अपनी सक्षमता करना चाहिए। देखिए जिज्ञासा होती है तो इच्छा जगाओ ना कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरी संतति को इन चीज की कमी ना पड़े। जो आज को आपको कमी पड़ रही है, आपको यह मन में ठानना पड़ेगा कि आज जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, और आगे चल करके मेरी संतान इन चीजों से ना गुजरे, इसीलिए आपको उतने ही साधन में काम करना है। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से ही जाओ विद्यालय, जरूरी नहीं है। माता पिता के पास इच्छा तो सबकी रहती है, हर माता पिता ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को क्या क्या दे दूं, लेकिन हो सकता है माता पिता बहुत स्थिति से गुजर रहे हो, आर्थिक स्थिति दयनीय हो, खाने पीने में भी संकोच करके खिलाना पड़ता है, तब वहां पर वो आपको 50,000 1 लाख की स्कूटी कैसे दे देंगे बेटा? इस बात का क्यों नहीं आप सोचते हो? इसीलिए हमारे अंदर जो हमारे पास जितने भी साधन हैं, साधनों का अभाव है, हमारे पास जो काम जो चीजें नहीं है, उतने में ही हमें काम करना है, ठीक। हो सकता है कि हमारे पास एक बैग छोटा थोड़ा सा फटा है, लेकिन सब लोग नए लेकर के आए हैं, तो हम उस फटे में ही सिल करके काम चला लेंगे। लेकिन ना, माता पिता को इस प्रकार से हम पराजित और परास्त होते हुए नहीं देख सकते हैं। नहीं तो अगर, क्योंकि माता पिता के पास अगर क्षमता होती तो वो आपको फटा ले जाने ही नहीं देते, वो तो पहले से लेकर के दे देते। लेकिन वो यही कहते हैं क्यों कि बेटा सब्र करो, मैं लेकर के आऊंगा, मैं दे दूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने कहा कुंठा पालनम, कुंठा अपालनम, ठीक। कुंठा पालनम करो न उचितम। कुंठा पालनम का मतलब होता है झूठी शान बनाने के लिए हमें झूठे कार्य करके अपना क्या है, ना उचितम, उचित नहीं है। अपनी झूठी शान बनाने के चक्कर में किसी को परेशान करके अपने कार्य को पूरा करना, यह उचित नहीं है। ना उचितम बराबर नोचितम, ठीक। यहां गुण संधि आ गई है, यहां दीर्घ संधि आ गई है। अन्यथा प्रतिभाया, प्रतिभा का मतलब आपके अंदर जो कुशलता है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक। विनाशः, विनाशा का मतलब विनाश होना, नष्ट होना, प्रतिभा आपकी नष्ट हो जाती है। सुलभस्यापि, सुलभस्य प्लस अपि बराबर सुलभस्यापि, ठीक। तो यहां पर वैसे तो सुलभस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और अपि बराबर दोनों दीर्घ संधि सुलभस्यापि बन जाएगा। साधनस्या अनुपयोगः, ठीक। साधनस्य में षष्ठी विभक्ति और अनुपयोगः दोनों मिल जाएंगे तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, इति। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका अर्थ देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं हम। देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है कि नारी के जागरण काल में अब किशोरियां भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो किशोरियों के लिए अलभ्य हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो किशोरियां नहीं कर सकती हैं, अर्थात वे हर क्षेत्र में विद्यमान है, फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ हो, साधनों का मन अनुकूल दिशा में उपेक्षित उपयोग हो। साधन के अभाव में कुंठित होना अनुचित है, क्योंकि इससे प्रतिभा नष्ट और साधनों का दुरुपयोग हो जाता है। समझ में आ गया ना बेटा? चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा रहेगा पैराग्राफ 6 नंबर का। देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा है, अत्र नीतिकारस्य पद्यांशस्य अनुभवः अर्थः अनुसरणीयः, ठीक। अत्र माने यहां, अत्र मतलब यहां, और नीतिकारस्य माने नीतिकारों के,
नीतिकारों ने यहाँ पर पद्यांश अभिनव, देखें अभिनव, इस पद्यांश के माध्यम से अभिनव अर्थ अनुसरण, इस अनुभव का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, इस अर्थ का अनुसरण करना चाहिए। ठीक, अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देख फिर उन्होंने क्या कहा है, देखे जरा उन्होंने इसके माध्यम से क्या कहा है, देखें कि दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। देखिए क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि दैवम निहत्य कुरु, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या और यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। बताइए कि यत्न दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति के अनुसार पौरुष करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और करता भी है व्यक्ति, ऐसा नहीं है। अगर वह अपनी जिज्ञासा रखता है, वह अपनी आत्मशक्ति को रखता है, तो वह क्या है, भाग्य को भी बदल सकता है अपने पौरुषत्व के कारण। तो वही वहां पर कहा कि दैवम निहत्य पौरुषम आत्मशक्त्या, अर्थात व्यक्ति को अपनी आत्मशक्ति के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, और यदि प्रयत्न करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है तो अत्र कह दोषा, तो इसमें दोष किसका है, अत्र कह दोषा, यहां पर दोष किसका है। चलिए अब यहां पर देखेंगे दैवम, दैवम दिया हुआ है, दैव का मतलब होता है भाग्य, दैव जितना बोले, जो दैव भाग्य में लिखा होगा, निहत्य कुरु, अपने भाग्य को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, परिश्रम करने पर आत्म पौरुषम, देखो आत्म माने अपनी अपनी, और शक्त्या माने शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार परिश्रम करने पर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने भाग्य को भी परिवर्तनशील कर सकता है और सफलता प्राप्त करता है। और इसके बाद यत्ने कृति यदि न सिद्ध्यति, परिश्रम करने पर भी अगर सफलता न सिद्ध्यति माने प्राप्त होती है, सफलता नहीं मिलती है, तो क्वत्र दोषः, इसमें यहां दोष किसका है, भाग्य का दोष है क्या, या अपना दोष है, यहां किसी का दोष नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि परिश्रम करते रहना चाहिए इंसान को, जब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक उसको सफलता ना मिल जाए। जरूरी नहीं है कि एक बार परिश्रम करने पर ही आपको सफलता मिल जाए, इसीलिए हमेशा प्रयत्नशील रहो, हमेशा यत्नशील रहो, हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना। नि उपसर्ग है और हृत धातु है, यहाँ कुरु में किरी धातु है, यहाँ पर लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, कुरु कुरुतम कुरुत। ठीक, फिर वो लिखेगा कुरुत कुरुताम कुरुवन, ऐसे बनेगा। यहां पर आपका बनेगा पौरुषम, पौरुषम अलग हो जाएगा, आत्मशक्त्या शक्ति के रूप चलेंगे तो हरि हरिम हरया और शक्ति शक्तिम शक्तया, तो तृतीय विभक्ति यहां लगा हुआ है। फिर इसके बाद लगा हुआ है हमारा यत्ने में सप्तमी विभक्ति, कृति में क्री धातु, यदि न सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति दिया हुआ है, तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, कर्मवाची की क्रिया है, को अत्र, कहा प्लस अत्र, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ बेटा, विसर्ग संधि हो जाएगी, को अत्र। ठीक, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ जाएगा आपका अवग्रह के रूप में, बन जाएगा कोअत्र। ठीक, दोषा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। दैवम निहत, ये आपका अन्वय है। अन्वय क्या समझते हैं आप लोग, अन्वय समझते हैं, अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। किसी भी श्लोक को पूर्ण रूप से अच्छे से उसका सुव्यवस्थित अर्थ निकालना है तो अन्वय करना होता है। इसमें क्या होता है कि शब्दों का स्थानांतरण किया जाता है, शब्दों की हम परिवर्तन, उनका स्थान एक जगह से दूसरी जगह सही अर्थ लाने के लिए परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है दैवम निहत आत्मशक्त्या, यहाँ से देखो पौरुषम हटा दिया है, कुरु हटा दिया, दैवम निहत्य आत्मशक्त्या, फिर पौरुषम जोड़ दिया है, पौरुषम कुरु। ठीक हो गया। फिर इसके बाद यत्ने कृते अपि यदि, देखो अपि यदि न सिद्ध्यति तरहि, तो अत्र कहा दोषा, तो यहाँ किसका दोष है,
समझ में आया बेटा? अब यहां पर देखेंगे आप, उन्होंने कहा कि यत्न करने पर, अब इस थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, ठीक। नीति कारस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अत्र हमारा अव्यय लगा हुआ है, पद्यांशस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और अभिनवः, अभिनवः की बात करें तो यहां दोनों मिलकर के दीर्घ संधि हो गई है, पद्यांश, पद्यांश्य प्लस अभिनवः, अभिनवः, ठीक। यहाँ का आ ले लिया और यहाँ का आ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या हो गया? बड़ा आ हो गया ना, बड़ा आ हो गया ना यहाँ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और इसको मिलाएंगे जब तो ये बनेगा हमारा पद्यांशस्य, पद्यांशस्य भी नवः, भी नवः बनेगा कि नहीं बनेगा? चले, अनुसरणीय में अनुसरण प्लस यहाँ इणीय प्रत्यय लग गया है, अनुसरणीय। इसका आप देख लीजिए जरा, अर्थ देखेंगे, अर्थ हमारा क्या कह रहा है, देखें जरा इसमें अर्थ में कि यह नीतिकार के पद्यांश का नवीन अर्थ अपनाने योग्य है। यह अर्थ व्यक्ति अगर अपना ले तो काफी कुछ हद तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए, भाग्य को छोड़कर के अपने सामर्थ्य पर परिश्रम करो। भाग्य को दोष देने से अच्छा है कि हम निरंतर क्या करते रहें? परिश्रम करते रहें। भाग्य को छोड़कर के अपने सामर्थ्य पर परिश्रम करो। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो इसमें किसका दोष? किसी का नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। ठीक, जैसे उन्होंने भावार्थ दिया है हमारे लेखकों का और हमारे लेखककारों का, नीतिकारों का, ये इसमें भावार्थ दिया है कि भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है, अपनी शक्ति के अनुसार चाहता है, भले उसके भाग्य में नहीं है फिर भी वह अपनी शक्ति के अनुसार किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रयत्न करने के बावजूद वह असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी पर दोष थोपने की बजाय तब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक उद्देश्य का प्राप्त ना हो जाए, उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना उचित नहीं है। हमें हमेशा अपने भाग्य को दोष दे करके नहीं रुकना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं इसका आपका चौथा भाग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। देखिए, पढ़ने के साथ साथ जिसको भी ये लगता है कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को दोनों मीडियम की सारी क्लासेस आप लोगों को अच्छे से दे रहा है, तो आप लोग निःशुल्क भाव से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि निःशुल्क ही है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात निःशुल्क शिक्षा। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, आप कहीं से भी संबंधित हों, सारे बोर्ड्स यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको अच्छे से यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया है ना। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही होता है उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च गुणवत्ता आप लोगों के साथ और योग्य शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों की पढ़ाई में कोई भी यहाँ पर कोई इतनी भी त्रुटि नहीं देखी जा रही है, तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर परीक्षा से पहले आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, और रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छे से नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं। आप लोगों के साथ अगर कहीं छूट रहा है तो यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो इन नोट्सों को आप देर नहीं करिएगा, परीक्षा से पहले इन नोट्सों को यहाँ से लीजिएगा। और देखें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, यहाँ से आपको इसका मार्ग मिलेगा। क्यों? और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।